हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। हम जैसे कि हम करते उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। मैं आपको पूरा एग्ज़ाम का पेपर बताऊँगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। बच्चों ने पूछा है मुझसे, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कितने नंबर के आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और वो कितने कितने नंबर के आते हैं, और इसका कट ऑफ क्या है, मतलब कितने मार्क्स आपको लाना ज़रूरी होंगे तभी आप उत्कृष्ट विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा। आपका कितने मार्क्स लाना आपका ज़रूरी है। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और इसको लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आप लाइक नहीं करते हो। तो प्लीज़ इसको लाइक, जब आप देख लो तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है ना? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और यदि देखो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और मेरे सब्सक्राइबर यदि और बढ़ गए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है इसलिए मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। तो यदि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया तो मैं आगे लाइव भी कर सकता हूँ। 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में इसको मैं लाइव भी कर सकता हूँ। तो मैं आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं केवल ये पेपर सॉल्यूशन करवा दूंगा और बस कंप्लीट हो गया, नहीं। जब तक 13 मार्च को जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डालता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। इस अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है ये, कि आप जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से करें। ठीक है, ये ज़रूरी होता है। यदि आप इस चैनल पर जुड़े हुए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, है ना, आपने सब्सक्राइबर कर रखा है, तो प्लीज़ इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े। एक वीडियो रोज़ पढ़े, ऐसा नहीं कि सारी वीडियो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, मत करो। पहले एक वीडियो देख लो, उसको नोट डाउन कर लो और उसको लर्न करो, याद करो। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि मोबाइल से पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती है, मैंने देखा है ऐसा। ठीक है, मोबाइल से ज़्यादा अधिकतर पढ़ाई नहीं हो पाती है ना। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है ना, क्योंकि हमारे कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाले। ठीक है, तो अ, हम क्या करेंगे, आप ऐसा करना कि कोई सा भी एक चैनल चुन लो, है ना, जिसमें आपको सारी जानकारी दी जा रही है या पूरा सब कुछ समझाया जा रहा है, A to Z वो बता रहे हैं आपको पूरी चीज़, पूरा नॉलेज दे रहे हैं, सब कुछ सभी विषय पढ़ा रहे हैं, या जो भी है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो आप उस चैनल को एक को सिलेक्ट कर लो, उसको ही फॉलो करो। उसमें जो वीडियो आ रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो उसको, उस चीज़ को पढ़ो आप, है ना। यदि आप अलग अलग पढ़ोगे कि ये अच्छा पढ़ा रहा है ये पढ़ लो, वो अच्छा पढ़ा रहा है वो पढ़ लो, तो आप इसी में रह जाओगे केवल, बस। और आपकी पढ़ाई ही नहीं हो पाएगी, है ना। कि यार वो आईएमपी क्वेश्चन बता रहा है, वो तो ऐसे डालते रहते हैं थंबनेल, क्या डालते रहते हैं कि ये आईएमपी, ये आएंगे, ये आईएमपी है, ये आएंगे, ये 100% आने हैं। ऐसा तो फालतू चीज़ें यूट्यूब पर चलती रहती हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, कोई भी एक चैनल चुन लें और उसको ईमानदारी से करते जाएँ रोज़, तो आप कर लोगे। नहीं तो आप वो आईएमपी के पीछे पड़े कि ये आते हैं, हमें हमेशा आते हैं ये क्वेश्चन, ये आते हैं, वैसे लिखते रहते हैं कि ये आते हैं, ये आते हैं। तो आप उसी में रह जाओगे। ये थोड़े से पढ़ लिए, ये वीडियो देख ली थोड़ी सी, बस हो गया काम, हटाओ। फिर कल दूसरी देखा, फिर देख ली, बस हटाओ। बस ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी आपको, और अच्छे से आप पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि जिस स्कूल में आप जाओगे ना, वहाँ पे आपसे अच्छे अच्छे बच्चे रहेंगे, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करके सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रहेंगे जब आप स्कूल से स्कूल में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे केवल पढ़ने वाले बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। मैंने देखा है ऐसा, क्योंकि मैं भी उसी स्कूल से निकला हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने देखा है वहाँ पे, मैंने भी बहुत मेहनत करी थी, मेरे 100 में से 70 मार्क्स आए थे। ठीक है, 100 में से 70 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, तो वहाँ पे केवल पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं, है ना, जो अच्छे से पढ़ते हैं बिल्कुल, जो 100 में से 100 लाते हैं या 100 में से 95 लाते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप ऐसा मत करो कि भैया यूट्यूब खोल लिया, कोई सा भी चैनल खोल लिया और उसका थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ये अच्छा पढ़ा रहा है, फिर दूसरे दिन वो वाला चैनल अच्छा पढ़ा रहा है। ऐसा मत करो, ऐसा आप नहीं कर पाओगे, एक जगह फोकस हो ही नहीं पाएगा और आप बस ऐसे रह जाओगे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें हो गई, तो मैं आपको यही समझाने वाला हूँ आज कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो प्लीज़ एक चैनल चुनिएगा कोई सा भी, है ना। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, इस मामले में मैं आपकी पूरी ईमानदारी से तैयारी कराऊंगा। रोज़ एक वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब अभी अभी हमारे पास कितना टाइम है, वो टाइम भी आप देख लो कितना टाइम है, क्योंकि हमको सिलेक्ट होना ही है। ऐसा नहीं कि भैया ठीक है हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि बड़े स्कूल में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है ना। आपकी रिस्पेक्ट करेंगे सबकी, भैया ये स्कूल वहाँ जाता है ना। देखना,
जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल स्कूल में गया था, तो मैं मुझे भी जब देखते ना लोग कि कौन से स्कूल में जाते हो तुम, गए थे, तो मुझे वो मतलब वो एक अच्छा अलग सा महसूस करते हैं कि उत्कृष्ट में जाते हो आप, उत्कृष्ट में। तो मैं बोलता हूँ हाँ उत्कृष्ट में जाता हूँ मैं, है ना। तो ऐसा रहता है ना, मतलब आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। और बहुत मतलब जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो स्कूल है, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। तो वहाँ पे भी आपका रिस्पेक्ट होगी आपकी कि आप बड़े स्कूल में जाते हो, और वहाँ पे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है, यदि आपको देखो आगे तक अच्छे से पढ़ना है तो आप बिल्कुल अच्छे से ही पढ़ें। ठीक है, चलो। तो देखो आगे हम क्या कर रहे हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि हो सका, यदि मेरे सब्सक्राइबर अभी कम है, यदि ज़्यादा हो गए तो मैं लाइव भी चालू करूँगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा 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 शेयर करें। ठीक है, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब, है ना। बहुत बातें हो गई, ठीक है। चलो देखो आगे, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको टोटल सब्जेक्ट बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और वो कितने कितने नंबर के आते हैं। पहले ये देखते हैं ना। चलो देखो पहले तो, ये तो रॉन्ग है अभी। देखो दूसरा, देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट पर्यावरण आता है, जीके जीके सामान्य ज्ञान आता है, साइंस विज्ञान आता है, और मैथ्स आता है, गणित आता है। ठीक है, कितने सब्जेक्ट आते हैं? 6, 6 सब्जेक्ट आते हैं। 6 सब्जेक्ट आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखो जो आपका हिंदी है ना, क्या है? हिंदी। वो आपका हिंदी रहेगा, एक मिनट एक मिनट, आपका हिंदी रहेगा, आपका हिंदी रहेगा 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का आपका हिंदी रहेगा। ठीक है, और फिर इंग्लिश, इंग्लिश आपका रहेगा, इंग्लिश रहेगा, वो भी रहेगा आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट, 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 इन्वायरमेंट पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट पर्यावरण, पर्यावरण आपका रहेगा, वो भी रहेगा 15 मार्क्स का। तीन हो गए। जीके, जीके सामान्य ज्ञान, जीके सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान आपका रहेगा, वो भी रहेगा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कितने नंबर हो गए? 60 मार्क्स हो गए। 15 4 जा 60, 60 हो गए, है ना। कितने मार्क्स हो गए? 60 हो गए ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला, 60 हो गए ना। अब देखो और कौन कौन से बचे? 4 बता दिए, 2 और बचे। 2 और कौन से बचे? साइंस बचा, साइंस, है ना। साइंस आता है आपका ये आता है 20 का, 20 मार्क्स का। ठीक है, और मैथ्स भी आता है 20 मार्क्स का, 20 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये हो गए। वो उधर कितने थे? 60, और 20 20 ये हो गए, तो 100 हो गए पूरे। ठीक है, वो यहाँ पे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। देखो कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है। देखो आप यदि एससी में हैं, है ना, एससी में हैं आप, एससी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कम से कम कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है? कम से कम आपको लाना ज़रूरी है 45। कितने मार्क्स लाना ज़रूरी है? एससी में यदि आप हो, एससी कैटेगरी में आते हो, आप पता करना कौन सी कैटेगरी, पता होगा आपको कौन सी कैटेगरी में हो आप, है ना। ये कैटेगरी होती हैं। ठीक है, आप जो भी कोई भी बच्चा जो यदि 10th 11th 12th में पढ़ता हो, आपको कोई भी भाई हो, फ्रेंड्स हो, तो यदि आपको एससी का मतलब नहीं पता हो क्या होता है, कुछ जो भी नहीं पता हो आपको, तो आप उनसे पूछेगा, वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, तो यदि आप एससी के कैटेगरी में आते हो, है ना, मतलब हिंदी में बताऊं तो अनुसूचित जाति में यदि आप आते हो, तो आपको 45 नंबर लाना है, केवल 45, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और नेक्स्ट, अब और क्या आता है? एसटी, क्या आता है? एसटी, एसटी यदि आप एसटी के बच्चे हो, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। ये ऊपर क्या था? हिंदी में बता रहा हूँ मैं। एससी का मीनिंग होगा, एससी का होगा, क्या होगा? अनुसूचित जाति के लिए चाहिए 45 नंबर, और जो एसटी का बच्चा है, एसटी के बच्चे को चाहिए, एसटी के बच्चे को चाहिए होते हैं
कम एसटी के बच्चे को बहुत कम चाहिए होते, एसटी के बच्चे को चाहिए होते हैं 40 नंबर। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यदि आपके 14 मार्क्स भी है तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा विशेष, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला आता है ओबीसी। क्या आता है? ओबीसी। अब ओबीसी जो होता है ना, ओबीसी, ओबीसी मतलब जनरल। जनरल मतलब सामान्य वर्ग के जो आते हैं, सामान्य में आते हैं जो जनरल, सामान्य में आते हैं, उनको चाहिए होते हैं कम से कम 50 मार्क्स, कम से कम 50 नंबर चाहिए होते हैं उनको। कितने नंबर? कम से कम 50 नंबर उनको चाहिए होते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरी होती हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, है ना। तो अ, तो ये होता है कुछ ऐसा, ठीक है। यदि आप एससी में आ रहे हो, एसटी में आ रहे हो, ओबीसी में किस में आ रहे हो, वो आप पता करना अपने जो भी भाई हो 11 12th में या 10th 9 10th में जो भी पढ़ते हो बड़े, है ना, उनसे आप पूछना कि एससी एसटी ओबीसी क्या होता है। वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। तो आपको इतने मार्क्स लाना है। यदि आपने इतने मार्क्स कवर कर लिए तो आपको सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो अब जल्दी से। और यदि आपको कुछ डाउट हो ना, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। चलो हम आगे अब पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी का पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक, ठीक है। देखो आगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती। जो किसने लिखी है ये भी आप नोट डाउन कर लेना। किसने लिखी है? किशोरी लाल गोस्वामी ने। किसने लिखी है? इनके लेखक कौन है इंदुमती के? किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। ये लिख लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चौपाई में मात्रा कितनी होती है? तो चौपाई में 16 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मुंह की खाना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? तो मुंह की खाना मुहावरे का सटीक अर्थ होगा हारना। क्या होगा? हारना, ठीक है। और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे आएगा समय का सदुपयोग। जीवन में यदि आपको देखो, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? समय का सदुपयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब आपकी एग्ज़ाम 13 मार्च को है, 13 मार्च को आपकी एग्ज़ाम है, तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा और आपको निश्चित करना पड़ेगा कि मुझे जाना ही है उस स्कूल में। मुझे उस स्कूल में कोई नहीं रोक सकता, मुझे उस स्कूल में, उत्कृष्ट स्कूल में मुझे जाना ही ठीक है ना। ये आप बिल्कुल पूरा ठान ले तो आप जा पाओगे, ठीक है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आपका, मुझे मुझे भी आपका पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। तो आप निश्चित रूप से जो भी इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैं आपका सिलेक्शन पूरी तरह से पक्का करवा के ही रहूँगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी होना चाहिए ये, ठीक है ना। ये देखो, आपकी देखो प्रेजेंट कैसे पता चलेगी? आप यदि लाइक करोगे तो मुझे प्रेजेंट पता चल जाएगी कि आपने हाँ पढ़ा है, ठीक है। और यदि आप देखो पढ़ते हो तो आप कमेंट में भी अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने या इस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी है, इसने पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि निश्चित रूप से यदि आप, क्योंकि मैं ना आपकी 10 मार्च 12 मार्च तक आपकी पढ़ाई करवाऊँगा, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम तक आपकी मैं पढ़ाई करवाऊँगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, है ना, ईमानदारी से पढ़िए, रोज़ पढ़िए। कि ऐसे लक्ष्य बना लीजिए, टारगेट की मुझे जो स्कूल में जाना ही है ना। ये बना लो टारगेट, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। सबसे प्राइवेट स्कूल जैसे होते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पे पढ़ाई होती है, ठीक है। फ्री में होती है सब कुछ, और स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है, छात्रवृत्ति भी मिलती है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मार्तंड। कौन सा है? मार्तंड, ये वाला, ठीक है। मार्तंड राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, हिंदी लेखन में किस लिपि का प्रयोग होता है? हिंदी लेखन लेखन में किस लिपि का प्रयोग होता है? तो हिंदी लेखन में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखो, सारांश में दिए गए गद्यांश का होता है। मतलब जो सारांश होता है वो क्या होता है? सारांश को किसे कहते हैं? मतलब कोई सा भी टेक्स्ट गद्यांश लिखा है उसका आधा, गद्यांश जो कोई भी लिखा है ना, जो भी पैराग्राफ लिखा है उसका आधा क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। क्या कहलाता है? सारांश कहलाता है। पंकज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो कमल का। किसका है? कमल का।
कमल का पर्यायवाची। पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। लगा इसमें राइट है ना, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखो, तरवर शब्द का अर्थ क्या होगा? तरवर शब्द का अर्थ होगा वृक्ष। तरवर शब्द का अर्थ क्या होगा? वृक्ष। पौधा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पौधा क्या होता है? छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है, ठीक है, ध्यान रखना, पौधा छोटा होता है, वृक्ष बड़ा होता है। तो तरवर शब्द का अर्थ क्या होगा? वृक्ष। अपराजिता शब्द में उपसर्ग क्या है? अ। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं, जैसे अ। अब पराजिता एक अलग शब्द हो गया, अ एक अलग हो गया, ठीक है। ऐसे अ जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो बाद में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं जो आगे लगते हैं ना उनको बोला जाता है प्रीफिक्स, जो पीछे लगते हैं उन्हें बोला जाता है सफिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, ये और आगे भी जो मैंने पिछले पढ़ा चुका हूँ ना उसमें भी आया है ये, कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं, जैसे अम को, है ना, आहा को, और ये इनको काउंट नहीं किया जाता है उसमें, ठीक है, किसमें? स्वर में, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि नहीं कहते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बता दिया। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को। लेकिन आपसे ये पूछे कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है, समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या बताया मैंने? फिर से मैं बता देता हूँ, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन ऐसे पूछा जाए कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। वर्ण की जगह केवल शब्द आ जाएगा तो समास हो जाएगा, और वर्ण ही रहेगा तो संधि आ जाएगा। चलो देखो आगे, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशव दास को। किसको कहते हैं? केशव दास को, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रामचंद्रिका, याद रखना, है ना। तो आपसे ऐसा पूछा जाए कि केशव दास की रचना है, तो कौन सी है? रामचंद्रिका, याद रखना, केशव दास की कौन सी रचना है? रामचंद्रिका। ये जितने भी मैं क्वेश्चन अलग से बता रहा हूँ ना, इनको भी आप याद करिएगा। देखो याद तो नहीं रहेंगे, आप नोट डाउन जरूर करिएगा कॉपी में, ठीक है, यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो। चलो देखो आगे, अब इंग्लिश आ गया, ठीक है। हमने 15 मार्क्स तक कर लिए हैं, 15 क्वेश्चन तक हमने हिंदी के कर लिए, 15 तक, ठीक है। ये हिंदी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इंग्लिश में, हिंदी कर लिया, अब इंग्लिश में 16 से 13, मतलब यहाँ पर भी 15 क्वेश्चन है, केवल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजी देखो क्या है, चूज द ओड वर्ड, मतलब हमको एक अलग शब्द बताना है जो इससे, इन तीनों शब्दों से अलग इन चारों शब्दों से अलग जा रहा है। जैसे हिंदी, संस्कृत, यहाँ पे दिया है हिंदी, हिंदी दिया है, संस्कृत और इंग्लिश और साइंस। तो इनमें से कौन सा अलग है? बताओ कौन सा अलग होगा, बताना कौन सा अलग होगा, है ना। इन दोनों में, इन तीनों में से कौन सा अलग होगा? साइंस। साइंस क्यों अलग होगा? क्योंकि साइंस कोई भाषा नहीं है, साइंस कोई भाषा नहीं है, जबकि जो ये तीनों हैं ऊपर, ये तीनों क्या है? हिंदी भी भाषा है, संस्कृत भी भाषा है, इंग्लिश भी भाषा है, लेकिन साइंस भाषा नहीं है। साइंस एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो आंसर क्या आएगा? डी वाला राइट होगा। ओल्ड वर्ड पूछा है, मतलब अलग जा रहा है वो, तो साइंस अलग जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द राइमिंग वर्ड ऑफ नेल। नेल, नेल का हमको राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग वर्ड किसे कहते हैं हम? जो एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे नेल टेल, गोल बॉल, है ना, केट बैट, है ना, केट बैट, डील व्हील, है ना, ऐसे हो सकता है, ठीक है। मतलब एक जैसे साउंड करते हैं, जैसे, है ना, गोल पॉल, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बताओ राइमिंग वर्ड क्या होगा? मतलब एक जैसे साउंड करते हैं जो, नेल, नेल मतलब नाखून, तो नेल टेल हो जाएगा, तो टेल मतलब पूंछ। तो ये आ जाएगा आंसर डी, बी वाला राइट हो जाएगा। नीचे देखो 18, देयर इज नॉट वाटर इन द बकेट, तो यहाँ पे आएगा फ्यू। क्या आएगा? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये बहुत बार आया भी है, ये आएगा 100% आपके एग्जाम में ये वाला। तो इसको अच्छे से करके जाना। इसमें आंसर क्या आता है? इसमें आंसर क्या आता है? फ्यू आता है, फ्यू। देयर इज़ नॉट फ्यू वाटर इन द बकेट, ठीक है, मतलब बाल्टी में कोई पानी नहीं है, कुछ पानी, कोई पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है, इस तरह से। देयर इज़ नॉट फ्यू वाटर इन द बकेट। चलो तो कौन सा होगा? सी वाला राइट होगा।
ये आता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आता है ये। चलो देखो आगे। दिस ट्रेन वेरी फास्ट, दिस ट्रेन वेरी फास्ट। तो यह ट्रेन, अब यहाँ पे क्या आएगा, यह ट्रेन बहुत तेज चल रही है ना। दिस ट्रेन रनिंग वेरी फास्ट, क्या आएगा, रनिंग, क्या आएगा, रनिंग। रुको एक मिनट। दिस ट्रेन वेरी फास्ट, दिस ट्रेन रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, दिस ट्रेन रनिंग वेरी फास्ट, बी वाला आंसर राइट होगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अब। यू हैव वेरी वेल, यू हैव वेरी वेल। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो हैव आया है, जब भी हैव आए ना तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्ले मतलब, ये प्ले मतलब होता है खेलना, तो प्ले ये फर्स्ट फॉर्म में, फिर ईडी लगा देंगे तो ये सेकंड हो जाती है, सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और थर्ड भी यही होती है ना। तो जब हैव आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो बी वाला आंसर राइट होगा, यू हैव प्लेड वेरी वेल, ठीक है, ये बी वाला आंसर राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हैव आ रहा है, हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म में हमेशा याद रखना ईडी ज़रूर होता है, ईडी ज़रूर होता है, जैसे इसमें प्लेड है, क्या है, प्लेड है, ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। द मीनिंग ऑफ द वर्ड इलेक्ट इज, इलेक्ट का मीनिंग हमको बताना है कि इलेक्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखो इलेक्ट का मीनिंग क्या होगा, इलेक्ट, देखो आपने सुना होगा इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्शन मतलब चुनना किसी को, है ना, चुनाव, इलेक्शन मतलब चुनाव। तो यहाँ पे इलेक्ट का मतलब भी होता है चुनाव, है ना, या चुनना, इलेक्ट मतलब ये चुनना, है ना। तो अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, रिजेक्ट, रिफ्यूज या कीप या चूज। देखो आपने सुना होगा चूज द फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स चुनो, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, डी वाला, क्योंकि इलेक्ट का मतलब भी चुनना होता है, चूज मतलब भी चुनना होता है। उसने ये पूछा है कि इलेक्ट का मीनिंग बताओ, इलेक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट का मीनिंग होता है चुनना। तो सी वाला, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, चूज, है ना। चूज वर्ड आपने देखा है बहुत बार, चूज द फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसे, है ना, ये आता है वहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड और राइट इज, मतलब एक व्यक्ति है, ए पर्सन एक व्यक्ति है, हु इज़ नॉट एबल जो समर्थ नहीं है, टू रीड पढ़ने में, राइट एंड लिखने में, तो उसे क्या कहते हैं, एक व्यक्ति है जो पढ़ने में और लिखने में समर्थ नहीं है, मतलब नहीं पढ़ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ को इंग्लिश में कहते हैं लिटरेट, क्या कहते हैं, इलिटरेट, क्या बोलते हैं, इलिटरेट। सी वाला आंसर राइट होगा, इलिटरेट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द नाउन फॉर्म ऑफ टीच, टीच का हमको नाउन फॉर्म बताना है, तो टीच का नाउन फॉर्म क्या होगा, टीचर, क्या हो जाएगा, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, और टीचर जो पढ़ाने वाला, टीचर, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि प्ले का नाउन फॉर्म बताओ, प्ले का, तो प्लेयर, ई आर लगा दो पीछे, क्या लगा दो, ई आर, है ना, ऐसे, प्लेयर, ये प्लेयर हो जाएगा, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, प्ले मतलब खेलना, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, है ना। ऐसे टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मतलब जो पढ़ाने वाला या शिक्षक, ठीक है, ऐसे। अब नेक्स्ट देखो, गॉड ब्लेस यू, आपने सुना होगा गॉड ब्लेस यू, जब हम अपने टीचर के पैर छूते हैं तो वहाँ वो बोलते हैं मैं गॉड ब्लेस यू, है ना। तो आप में आएगा, क्या आएगा, भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, मैं गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान भगवान का आशीर्वाद आप पे सदा बना रहे, मे गॉड ब्लेस यू, में आएगा, MAY में, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलो नेक्स्ट देखो, वन हु वन हु डज वाटर फिटिंग, मतलब एक व्यक्ति, एक है जो वाटर फिटिंग करता है, पानी का, पानी को सिस्टमेटिक वाटर फिटिंग करता है, मतलब पानी का जो पानी का क्या बोल सकते हैं हम उनको, जैसे प्लम्बर होता है ना, वाटर फिटिंग जो करता है हमारी, ठीक है, तो उसको बोला जाता है प्लम्बर। देखो यहाँ पे है ही सही, प्लम्बर कहाँ गया वो, ये रहा प्लम्बर, ठीक है, जो जो पानी की व्यवस्था करता है, जैसे नली वली लगाना, है ना, ठीक है, मोटर को जो हमारी
पानी की जो मोटर होती है उसको चालू करना, जो सारे काम ये करता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्लम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बर। ठीक है, बी वाला आंसर राइट होगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे। आई हैव कम विदाउट अम्ब्रेला। यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना किस तरह का है ये। आई हैव कम विदाउट, मैं आया के बिना, विदाउट मतलब के बिना, अम्ब्रेला मैं बिना अम्ब्रेला के आ गया या आया, मैं बिना अम्ब्रेला के आया। तो यहाँ पे अम्ब्रेला बताओ, यहाँ पे क्या आएगा? द आएगा, ए या एन या नन ऑफ दिस। तो आप राइट तो लगा है एन, है ना। लेकिन क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि इसलिए एन आ रहा है। यहाँ पे ए भी आ सकता था, द भी। क्यों आ रहा है? क्योंकि अम्ब्रेला, क्या बोल रहे हैं हम? अम्ब्रेला, का उच्चारण कर रहे हैं तो आता है ए एन। ठीक है, यदि इसको यूं बोला जाए यूम्ब्रेला, तो ये आ रहा है, क्या आ रहा है? यत का यूम्ब्रेला, तो ये फिर आता ए, सॉरी क्या आता है यहाँ पर? ए, ये आता। तो यह ध्यान रखना कि जब भी कोई वर्ड हो, कोई शब्द हो, तो उसमें स्वर का उच्चारण हो। किसका हो? स्वर का उच्चारण हो, तो वहाँ ए एन आता है। और यदि वोवेल का उच्चारण हो, वोवेल का सॉरी कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो, तो वहाँ आता है ए, वहाँ आता है ए। और जो दुनिया में कोई एक है उसके लिए आता है द। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? अम्ब्रेला हम का उच्चारण कर रहे हैं, और क्या है? वोवेल है, स्वर है। तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला है शी गेट्स अप 6 o'clock डेली, है ना। शी गेट्स अप 6 o'clock डेली। यहाँ पे कहने का मतलब है वह 6 बजे उठती है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा। हमेशा ध्यान रखना कि टाइम के लिए हमेशा क्या आता है? 8 आता है। क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, चलो द प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्लूरल बताना है। तो यहाँ पे ऑक्स का प्लूरल क्या होगा? ऑक्स का प्लूरल मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी देखो नेक्स्ट ये वाला 28 द प्लूरल ऑफ ऑक्स है ना। तो ऑक्स का हमको प्लूरल बताना है। तो ध्यान रखना कि मैंने आपको बताया था कि यदि एक्स क्या आता है, यदि एक्स सी एच या एस डबल एस आता है किसी वर्ड के पीछे, तो हम क्या लगा देते हैं? ई और एक्स लगा देते हैं। ठीक है, ये आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ऑक्स का मीनिंग क्या होता है? सबको पता होगा क्या होता है। ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ऑक्स का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। क्या होता है? बेल होता है। ठीक है, क्या होता है? बेल, है ना। चलो देखो आगे, ऑक्स का मीनिंग होता है बेल। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इसको क्या बताना? प्लूरल मतलब बहुवचन बताना है। तो क्या बताएंगे? ऑक्सन आएगा। क्या आएगा? ये यूनिक वर्ड है। ठीक है, एक अलग शब्द है ये ऑक्सन। ठीक है, हम यहाँ पे ये ऐसे शब्द आते तो हम लगाते तो हैं, यहाँ पे है भी सही ये वर्ड, लेकिन ये रॉन्ग है। एक इसका बहुवचन एक अलग ही होता है। क्या होता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑक्स मतलब बेल होता है, इसका बहुवचन क्या होता है? ऑक्सन होता है, OXEN। ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये आएगा, ये क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिंपल नहीं सिंपल बहुत कम पूछे जाते हैं कि EX लगा दो पीछे और हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो क्या आएगा? ऑक्सन आएगा, याद रखना। चलो नीचे देखो डिवाइड द स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो मिठाई मिठाई बंटती है या मिठाई वितरित की गई सभी विद्यार्थियों में, सभी विद्यार्थियों में मिठाई, सभी विद्यार्थियों के बीच मिठाई बांटी गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे अमंग आएगा या फिर बिटवीन आएगा, दोनों में से एक आएगा। तो अमंग कहाँ आता है, बिटवीन कहाँ आता है, मैं दोनों आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। यदि फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है ना। चलो देखो आगे, डिवाइड द स्वीट्स ऑल द स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, ये जो यहाँ पे मतलब जो बांटी गई है, जो भी चीज़ दी गई है, वितरित की गई है, बांटी गई है, डिवाइड की गई है, वो कितने में की गई है? बहुत सारे विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स मतलब सभी विद्यार्थियों, बहुत सारे हैं। तो ध्यान रखना, यदि 1 से 2 के बीच में या 2 के बीच में, 1 से 2 रहें या फिर और रहें, है ना, मतलब 2 से अधिक रहें, तो वहाँ पर आता है अमंग। क्या आता है? अमंग। लेकिन यदि 2 ही हों, 1 हों या 2 ही हों, 2 हों, तो वहाँ पर आता है बिटवीन। वहाँ क्या आता है? बिटवीन, है ना, वहाँ आ जाता है बिटवीन। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं? बहुत सारे हैं, तो अमंग आएगा। और यदि 2 होते हैं तो क्या आता? बिटवीन आता। 2 होते हैं तो क्या आता? बिटवीन आता। ठीक है, 2 के लिए आता है बिटवीन, और बहुत सारे रहते हैं तो वहाँ आता है अमंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी अमंग आएगा। और यदि यहाँ होता है डिवाइड द स्वीट्स टू स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा रहता टू
और स्टूडेंट ऐसा लिखा रहता, टू स्टूडेंट है ना, ऐसा लिखा रहता। तो फिर क्या आता, यहाँ आता बिटवीन, क्योंकि दो हैं बस, केवल दो रहना चाहिए। दो से यदि तीन भी हो रहा है तो अमंग आ जाता है। क्या आ जाता है, अमंग आ जाता है, AMONG। ठीक है, चलो देखो आगे, नेक्स्ट है द अपोजिट वर्ड फॉर वर्स। वर्स का अपोजिट क्या होता है, वर्स मतलब होता है बहुत बुरा। तो वर्स जो है, ये वर्स है ना, वर्स जो बेड है, बेड 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 की कॉम्पेरेटिव डिग्री है, बेड की कॉम्पेरेटिव डिग्री है वर्स। ठीक है, वर्ष मतलब बेड मतलब होता है बुरा, वर्ष मतलब बहुत बुरा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो ऐसे ही हमको बेड मतलब क्या होता है बुरा, गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा। तो बेड की कॉम्पेरेटिव डिग्री है वर्स, है ना। तो गुड की भी बताओ कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर। क्या होगी गुड की, गुड की कॉम्पेरेटिव डिग्री बेटर। तो इसमें बेटर वर्ड है क्या, ये रहा बेटर, तो बेटर आ जाएगा। ठीक है, और आपसे यूँ पूछे बेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो वर्स्ट। क्या है, वर्स्ट, WORST। क्या है, WORST, WORST, वर्स्ट। किसकी, बेड की, है ना, बेड की कॉम्पेरेटिव डिग्री है वर्स्ट। और गुड की कॉम्पेरेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। गुड की, सॉरी, गुड की सुपरलेटिव डिग्री, ये वर्स्ट बताना है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, और गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। क्या है, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, BEST आएगा। ठीक है, BEST, बेस्ट। ठीक, चलो, ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, चलो, अब देखो कितने हो गए हमारा, 13 हो गए, 13 हो गए। अभी हमने हिंदी का किया, इंग्लिश की किया, दोनों किए, तो 50-50 30 हो गए, 15-15 कितने हो गए, 30। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण कर रहे हैं। पर्यावरण में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वहाँ पे दिया नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो बहुत पुराना पेपर है। ठीक है, इसलिए इसमें दिए सब्जेक्ट, लेकिन आजकल जो आते हैं पेपर उसमें सब्जेक्ट नहीं दिए होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 से 15 तक होते हैं, 1 से लेकर 15 तक होते हैं हिंदी के, फिर 1 से लेकर सॉरी 16 से लेकर 13 तक होते हैं, 16 से लेकर 30 तक होते हैं अंग्रेजी के। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, ऐसे दिए नहीं होते वहाँ पे कि ये इस सब्जेक्ट का, ये इस सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं दिए होते हैं। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट यही रहता है। ठीक है, 15 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको और कोई डाउट भी हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिसमें मैंने सब कुछ समझाया हुआ है कि कितने नंबर का पेपर आता है, किस तरह से पेपर आता है, और हमको एग्ज़ाम कब है ये भी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो 31 है, पर्यावरण का कर रहे हैं। मैं इंग्लिश का पढ़ता जा रहा हूँ, हिंदी वाले हिंदी का पढ़ते जाएंगे। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड चेन। तो फूड चेन बताना है हमको, खाद्य श्रृंखला बताना है। तो खाद्य श्रृंखला में मुख्य स्रोत कौन सा है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर है, या फिर सन है, या कंज्यूमर है, डीकम्पोजर है। तो बताओ, जितने भी है उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, अब उपभोक्ता हम हैं। ठीक है, उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे हैं। उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे हैं। हम कौन है, उपभोक्ता हैं। ठीक है, अपघटक कौन होते हैं, अपघटक उनको कहा जाता है, जैसे जीव जो रहते हैं ना, जीव जंतु, उनको अपघटक बोला जाता है ना, उनको। तो बताओ, और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, प्रमुख स्रोत कौन सा है, सन। क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है, ये मेन होता है, ये सबको, हमको भी ऊर्जा उपभोक्ता को भी ऊर्जा देता है। उत्पादक मतलब पेड़ पौधों को भी ऊर्जा देता है। अपघटक मतलब जीवों को भी ऊर्जा देता है ना। तो ना तो प्रोड्यूसर आएगा, ना कंज्यूमर आएगा, ना डीकम्पोजर आएगा। क्या आएगा, सन आएगा। क्या आएगा, सन आएगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट देखो, द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया इज, है ना, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, तो वो है गंगा। कौन सी है, वो है गंगा। क्या आएगा राइट आंसर, गंगा। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट स्प्रेड्स द मिनिमम पोल्यूशन, वह ऊर्जा स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है वो कौन सा है, द सोर्स ऑफ मतलब स्प्रेड्स मिनिमम पोल्यूशन जो फैलाता है वो कौन सा है, कोल, डीजल, या CNG, या पेट्रोल।
क्या आएगा? तो सीएनजी। कौन सी आएगा? कौन सा आएगा? सीएनजी राइट होगा, सी वाला आंसर राइट होगा, सीएनजी, जो बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। गैस है ये सीएनजी, जो सीएनजी एक क्या है? गैस है जो मोटर गाड़ियों वाहनों में पेट्रोल की जगह पे काम करती है। पेट्रोल की जगह सीएनजी से दिल्ली में सीएनजी से गैस है, दिल्ली में सीएनजी से वाहन चलाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल वहाँ पे बहुत कम यूज़ किया जाता है क्योंकि उससे प्रदूषण होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? सी वाला। चलो नेक्स्ट। एग्रो बेस्ड इन इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्रीज, या पॉट मेकिंग, या शूज़ मेकिंग। क्या आएगा? सूती या खिलौना या बर्तन या जूते बनाना। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा होगा? सूती। क्यों होगा? क्योंकि सूती सूती उद्योग कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? कपास से चलेगा। कपास कहाँ उगता है? खेत में। ठीक है, तो वहाँ से सूती उद्योग आएगा। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग कौन सा होगा? सूती उद्योग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कलपक्कम एटॉमिक एनर्जी सेंटर इज सिचुएटेड इन, तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, सहज सुलभ संसाधन कौन सा है? सहज सुलभ संसाधन कौन सा है? तो सहज सुलभ संसाधन कौन सा आएगा? तो फ्रेंड्स देखो, सहज सुलभ संसाधन में क्या आएगा? मिट्टी। तो सहज सुलभ संसाधन मतलब जो आसानी से हमको प्राप्त हो सके, तो मिट्टी हमको आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा? मिट्टी। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? मिट्टी। ये जो लगे हैं ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, मिट्टी आंसर राइट होगा। ठीक है, जो आसानी से कौन मिल जाती है? मिट्टी। आपको ही पता होगा, मिट्टी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अब। द मेन कोज ऑफ एसिड रेन इज, तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आंसर राइट है, जो इसमें लगा है सी वाला, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये दोनों क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण कारक है। ये याद रखना है सूत्र। अम्लीय वर्षा के कारक कौन से? SO2 और NO2 लिख लेना आप तो। ठीक है, चलो। द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज, तो ऊर्जा का नवनीकरणीय स्रोत है। कौन सा है ऊर्जा का नवनीकरण स्रोत? ऊर्जा का नवनीकरण स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? मतलब जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो आएगा प्राकृतिक गैस है। ठीक है, जो रिन्यूएबल हो जाता है। अनवनीकरण नहीं, जो एक बार खत्म हो गया फिर नहीं मिलेगा। मिल जाएगा, कौन मिल जाएगा? प्राकृतिक गैसें। ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होगा प्राकृतिक गैसें। ठीक है, नवनीकरण मतलब जो सभी जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती है ना, ज़रूरी नहीं है जल और ये प्राकृतिक तो है, लेकिन है ना, ये अनवनीकरण है क्योंकि एक बार ये खत्म होती जाएंगी धीरे धीरे, फिर इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक गैसों का अस्तित्व रहेगा, है ना। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर राइट होगा, है ना। और यदि आपको कुछ भी डाउट लगता है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर आपने ये गलत बताया है। ठीक है, मैं उस चीज़ को स्वीकार भी कर लूँगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर मैं बिल्कुल सही बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, यदि आपको कोई भी लगता है कि भाई तो आप मुझे बता दें सर आपने ये इस वीडियो में गलत बताया है। ठीक है, ठीक है, चलो, मैं आपको उसको सही करने की कोशिश करूँगा, उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो देखो, शोर मापने की इकाई क्या है? तो शोर मापने की इकाई क्या है बताओ? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। ठीक है, द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तापक्रम वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला आंसर राइट होगा। अगला देखो,
द ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड। पौधे से भोजन प्राप्त करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? हर्बीवर्स, कॉर्निवर्स, ऑमनिवर्स या डिकम्पोजर। पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं और हर्बीवर्स कहते हैं। हर्बीवर्स कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण कौन सी बीमारी का कारण है? तो जल प्रदूषण, यदि आप गंदा पानी पियेंगे तो आपको क्या हो सकता है? आपको पीलिया हो सकता है। क्या हो सकता है? पीलिया हो सकता है। ठीक है, डी वाला आंसर राइट होगा। विच पार्ट ऑफ द एटमोसफियर हैज़ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ये अक्सर पूछा गया है। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के 2-3 एग्जाम में आया है, 2-3 बार एग्जाम में। ठीक है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में, बी वाला आंसर। एक्सट्रीमली हार्मफुल पोल्यूटेंट इज। तो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक कौन सा है? तो रेडियोधर्मिक प्रदूषक। रेडियोधर्मी प्रदूषक, सी वाला आंसर राइट होगा। अगला देखो, द रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज। तो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम क्या है? जनसंख्या वृद्धि हुई तो इससे क्या हुआ है? इससे क्या हुआ है? डिस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, या फिर डिफोरेस्टेशन हुआ है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, या ऑल ऑफ दिस हुआ है? क्या हुआ है? तो क्या हुआ है? डिफोरेस्टेशन हुआ है, वनों की कटाई हुई है और वनों की कटाई से जनसंख्या ने क्या बना लिया है? वहाँ पे अपने रहवास आवास के लिए घर बना लिया है। ठीक है, वनों की कटाई करके। चलो अब नेक्स्ट देखो, ये हो गए 45। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, पर्यावरण भी कंप्लीट कर ली। 45 तक है ना, 45 तक क्वेश्चन तक। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अगला है जनरल नॉलेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। कहाँ से लेकर? 46 से लेकर 60 तक जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। अब जनरल नॉलेज देखना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज में। ठीक है, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द बुक गोदान। गोदान के पुस्तक के लेखक कौन है? सबको पता है ये तो। कौन है? प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला देखो, टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टिक। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने करवाया था। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश सिचुएटेड। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? बताओ, कहाँ पर है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। ये जीके चल रहा है। ठीक है, सामान्य ज्ञान, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हु इज नोन एज आयरन मैन। तो किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सी वाला आंसर राइट होगा। मेन कॉन्स्टिट्यूंट गैस ऑफ एलपीजीज। तो एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। ठीक है, आंसर क्या होगा? राइट, ब्यूटेन। एलपीजी में ये पूछा जाता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन नहीं है ये, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है? ब्यूटेन है। ठीक है, प्रोपेन भी होती है, लेकिन यदि ब्यूटेन आता है तो आप ब्यूटेन पर ही टिक करें, और यदि ब्यूटेन नहीं आता है तो फिर किस पर टिक करें? प्रोपेन पे। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मोबाइल से याद नहीं होता है। आप यूँ ना समझिए मोबाइल से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा मोबाइल से। ठीक है, आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से सेफ नोट डाउन करें, फेयर कॉपी बनाएं। यदि आपको सिलेक्ट ही होना है ना, तो और ऐसे पढ़ना है तो पढ़ लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं कहाँ देखने आ रहा हूँ आपको, है ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। किस पर नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम की रचना तो किसने की है? किसने की है?
बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान की रचना किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने आज आपको, है ना। वंदे मातरम की रचना किसने की है? ये भी जीके में आता है। वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान की रचना किसने की है? राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और नोबेल पुरस्कार भी किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। वेयर इज द ताजमहल सिचुएटेड? कहाँ पर है बताओ ताजमहल? आगरा में है। चलो आगे बढ़ो। कहाँ पर है? आगरा में। विच इज द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज। कौन सा है? दूधराज। ठीक है। बिहू इज बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। स्लोगन ऑफ डू और डाई वाज गिवन बाय? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। सानिया मिर्जा इज द प्लेयर ऑफ द विच स्पोर्ट? सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो लॉन टेनिस की। कौन से टेनिस की? लॉन। टेबल टेनिस की नहीं, टेबल टेनिस गलत है। क्या आएगा? लॉन टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? कौन सा है? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। नेपाल, देखो बताता हूँ मैं कौन कौन से हैं। एक तो नेपाल है, नेपाल, चीन, भूटान, है ना। नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान, ये सारे भारत के क्या है? पड़ोसी देश हैं। ठीक है, याद रखना, लिख लेना इनको। भारत के पड़ोस, ये आता है क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश लिख लेना कौन कौन से? नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान। ठीक है, ये लिख लेना इनको। चलो, वेयर इज बैंक नोट्स प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो है होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ठीक है, ये आंसर राइट होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम्स मैन कंट्रीब्यूशन इज रिलेटेड टू? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? शास्त्रीय संगीत से। अब आता है, यो कर लिए हमने 60 क्वेश्चन कर लिए। 60 क्वेश्चन कर लिए हमने। कौन कौन से कर लिए फिर से मैं बता देता हूँ। हिंदी कर लिए, इंग्लिश कर लिए, पर्यावरण हो गया, अब जीके भी कर लिए, सामान्य ज्ञान भी कर लिया। अब करने जा रहे हैं हम साइंस विज्ञान। कितने इसमें आते हैं हमेशा ध्यान रखना है, कितने आते हैं क्वेश्चन साइंस में? विज्ञान में आते हैं 20 और मैथ्स में भी आते हैं 20। सबसे ज़्यादा साइंस में आते हैं और मैथ्स में आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने ये मन से भी लिखा है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। वो क्या कि फीका का मुख्यालय कहाँ है? तो फीका का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिक में। कहाँ पर है? ज्यूरिक, ये लिखा है यहाँ पे, ज्यूरिक। ठीक है, ये देख लेना कहाँ पर है? ज्यूरिक में। ठीक है, कहाँ है? ज्यूरिक में। अब नीचे है हमारा क्वेश्चन, पोलियो डिसीज कॉज्ड बाय? तो पोलियो रोग कारक है किसका है? विषाणु का, वायरस का। वायरस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विषाणु। ठीक है, वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस। ठीक है, चलो पोलियो रोग का कारक है विषाणु। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे। देखो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं वो कि शोर को मापने की इकाई क्या है? तो वो भी आएगा डेसिबल। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पहले से लिखा है। ठीक है, सभी ये भी पूछ सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। मैं बताता हूँ, देखो न्यूयॉर्क कैसे लिखते हैं, न्यू और फिर यॉर्क, न्यूयॉर्क में। ठीक, लिख लेना। ठीक है, न्यूयॉर्क में। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सी कमी से होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी इज कोज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो कौन सी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट इज, तो भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब देखो आगे। हो गया, चलो देखो आगे। द नेम ऑफ मेल हार्मोन, तो हम नर हार्मोन हमको बताना है कौन सा है, तो राइट लगा हुआ है पोजिस्ट्रोन, पोजिस्टीरोन। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, लगा है राइट। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो इसमें देखो मैं 2-3 आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो एक तो ये क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, अब ये किसकी याद में मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाते हैं? तो ये 28 फरवरी किसका जन्मदिन है? तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक थे, उनका उनकी जन्म दिनांक है। ठीक है, 28 फरवरी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सॉरी, मिस्टेक होगी, माई मिस्टेक, मेरी गलती हो गई, ध्यान से सुनना फिर से। ये इसकी 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? दूसरा ये होगा कि ऐसा पूछ सकते हैं कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? तो रमन प्रभाव की खोज की थी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। इसी दिवस को रमन प्रभाव की खोज कब की थी? रमन पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि रमन प्रभाव की खोज किसने की? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की। फिर तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि रमन प्रभाव की खोज कब की? तो 28 फरवरी सन 1928 को। क्या आएगा? 28 फरवरी 28 फरवरी 1928 को किसकी? रमन प्रभाव की खोज कब हुई, कब की? तो रमन प्रभाव की खोज कब की? 28 फरवरी 1928 को। इसी दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये है। ठीक है, और एक बात और है कि किस वैज्ञानिक ने की थी ये खोज? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। तो क्या पूछ सकते हैं आपसे, रमन प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। ये चौथा क्वेश्चन हो गया, तीसरा हो गया, सॉरी तीसरा क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। और फिर एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसा पूछ सकते हैं आपको कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को या चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार सन 1930 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? सन 1930 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये देख लेना आप, यदि समझ में नहीं आया तो रिवाइज कर लेना और देख लेना। ठीक है, मैंने आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन बता दिए आईएमपी जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो देखो आगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, जो ये नीचे दिया है ना, ये आया था नीचे वाला। देखो क्या है, नीला थोता का सूत्र क्या है? तो नीला थोता का सूत्र याद रखना क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो डी वाला आंसर राइट होगा, डी वाला आंसर राइट होगा। नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ इज, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, हाँ चलो देखो नेक्स्ट। डिप्लेक्शन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, तो ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? डिप्लेशन, छिद्र का क्या कारण है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या बोलते हैं? C से क्लोरो, F से फ्लोरो, फिर C से फिर क्लोरो, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कारण है ना? छिद्र का कारण ये गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? गैस का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो यहाँ पे बोला गया है कि पीतल के मुख्य अवयव बताओ, मतलब पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है? ऐसे पूछ लें कि पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बनता है? तो पहला तो है कॉपर, कॉपर मतलब Cu कॉपर, और जिंक, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? तो जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। और किसके कारण बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ता है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो।
कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सबको पता है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74। जंग का सूत्र, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये वाला, है ना। वैसे सभी हैं पर मैं आपको बता रहा हूँ जो आज दूसरे तीसरे मतलब रिपीट हुए हैं, जो भी एग्जाम हुई ना और भी उसमें रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन जो आते हैं। जंग का सूत्र क्या है? Fe2O3 XH2O, याद रख कर लेना, Fe2O3 XH2O, ए वाला, ठीक है। Fe2O3 XH2O, है ना, ये वाला, ठीक। नेक्स्ट देखो 75। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, है ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि विद्युत विभव की इकाई क्या है? तो एम्पियर है, वॉट है, या फिर ओम है, या वोल्ट है, क्या होगा? तो विद्युत विभव की इकाई हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, राइट हो जाएगा वोल्ट, विद्युत विभव की इकाई। लेकिन आपसे ये पूछे कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? एम्पियर। क्या बताओगे? एम्पियर। और आपसे ये पूछ ले कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो क्या बताओगे? ओम। क्या बता दोगे? ओम, ठीक है। मैंने आपको दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता दिए। कौन कौन से? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। दूसरा बताया मैंने, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, ठीक है। चलो, और वॉट, ये वॉट का भी बता देता हूँ। चलो वॉट, आपसे ये पूछ ले शक्ति की इकाई क्या है, शक्ति का मात्रक क्या है, तो क्या है शक्ति का मात्रक? वॉट। क्या है? वॉट। तो मैंने तीन क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए, इनको भी नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखो। द फुल नेम ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलो ठीक, आगे बढ़ो। क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बींग, मनुष्य में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी, है ना। लेकिन आपसे ऐसे पूछे कि मनुष्य में गुणसूत्र, कुल गुणसूत्र कितने हैं, तो कितने हैं? 23 जोड़ी, मतलब 23 दूना 46, है ना, 23, तो 46 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 46 से 46, कुल कितने, कुल गुणसूत्र कितने हैं? क्रोमोसोम्स कितने कुल? 46, लेकिन कितने जोड़ी है? 23 जोड़ी है केवल, ठीक है। और कुल कितने? 46 है। चलो नेक्स्ट देखो आगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो ब्यूटेन है। कौन सा है? ब्यूटेन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज, ठीक है। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सीवी रमन, देखो ये आया, सीवी रमन को किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था अभी, है ना, बताया था ना अभी। सीवी रमन को किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या आएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया था, या रमन प्रभाव की खोज, इसको रमन प्रभाव भी बोला जाता है, कि रमन प्रभाव की खोज के कारण उन्हें पुरस्कार दिया गया था, या प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उन्होंने इस खोज कब की थी? 28 फरवरी सन 1928 को उन्होंने ये प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज कब की थी? 28 फरवरी 1928 को, ठीक है, ये याद रखना। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही आपको और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है ना। जब तक आपके एग्ज़ाम ना जाए तब तक मैं आपको वीडियो रोज़ अपलोड कराते रहूँगा, ठीक है। और पेपर ही नहीं, मैं और भी एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे बस मोबाइल से लिख लिया और हो गया याद। मोबाइल से याद करने पर, मोबाइल से लिखने पर ही याद होता है, ठीक है। ऐसे याद नहीं होगा, ठीक। तो लिख ज़रूर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो बाय ऑल ऑफ यू।
गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से तैयारी करिए, और रोज़ एक वीडियो रोज़ देखिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करना है? ठीक है।